नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। राजस्थान में कांग्रेस के साथ जो दिक्कतें हो रही हैं वो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की, उसको लेकर के हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। पर अब मध्य प्रदेश में भी इस तरीके के हालात दिखाई दे रहे हैं। अंतर ये है कि राजस्थान में इस तरीके की जो बगावत है, जो इस तरीके की समस्या है, उससे कांग्रेस जूझ रही है, और मध्य प्रदेश में ये समस्या, ये बगावत जो है वो भारतीय जनता पार्टी में देखने में आ रही है। शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो खेमा है, इस खेमे, इन दोनों खेमाओं में अब अलग तरीके की दिक्कतें होना शुरू हो चुकी हैं। राज्य में इसी साल अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और विधानसभा के चुनाव के पहले इस तरीके की खबरें जब मीडिया में छपना शुरू हो जाती हैं तो निश्चित तौर पर इसका सीधा असर चुनाव पर देखने में मिलता है। और अब ये जो खेमेबाजी है, जो गुटबाजी है, वो शिवराज सिंह चौहान की मुश्किलें बढ़ाए या ना बढ़ाए, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुश्किलें निश्चित तौर पर बढ़ी हुई सी दिख रही हैं। इसके पीछे कई सारी वजहें हैं। एक, जहां शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पर चूँकि सत्ता में है, भाजपा सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर कार्यकाल है और शिवराज सिंह वहाँ पर सत्ता का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में जो संगठन है उसमें निश्चित तौर पर उनका प्रभाव दिखता है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। वो अपना चुनाव भी हारे हुए थे, फिलहाल वो राज्यसभा में है, और राज्यसभा से जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार, जब वो भाजपा में शामिल हुए तो उनमें सरकार में उनको मंत्री बना दिया गया। एक ऐसा मंत्रालय दिया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास अपना खुद का कुछ भी नहीं है। उस मंत्रालय के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। और अब मध्य प्रदेश में जहाँ से वो आते हैं, जहाँ जो उनकी राजनीतिक ज़मीन है, उस ज़मीन पर भी अब इनके लिए ख़तरा मंडराने लग गया है। इस तरीके की चीज़ अब देखने में आ रही है। मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स में जिक्र है कि जो है वो गुना के जो सांसद हैं केपी यादव, उनकी एक वीडियो का जिक्र किया गया है। उस वीडियो में वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कई सारी बातें कहते हुए सुने जा रहे हैं। केपी यादव का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस तरीके की बातें कही हैं। वो साफ साफ जो उन्होंने बात कही है वो अपने उस वीडियो में उन्होंने बोला है कि भीड़ में कुछ लोग खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन जो इतने मूर्ख हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि हम बीजेपी में हैं, केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है, यहाँ से बीजेपी के सांसद हैं। वो भरे मन से चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि 2019 में हमसे गलती हुई थी। जिस पार्टी में आप हैं उसी के बारे में आप कहते हैं कि आपसे गलती हुई, ये समझ से परे है। मुझे लगता है कि जहां वो थे उन्हें वहीं रहना था। अगर वो जनप्रिय हैं तो वहीं रहकर मुझसे फिर से चुनाव लड़ते और चुनाव जीतते। दरअसल गुना से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार हुए तो केपी यादव भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और केपी यादव ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराया था। उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने खेमे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। भाजपा में फ़िलहाल वो हैं, और उन्हीं के एक बयान का जिक्र करते हुए वो सीधे तौर पर केपी यादव उनके ऊपर हमला करते हुए सुने जा रहे हैं। ऐसे में अब ये माना जा रहा है कि जो अभी तक गुटबाजी जो पार्टी के अंदर चल रही थी, अब वो कहीं ना कहीं निकल करके सामने भी आने लगी है। केपी यादव के इस बयान को इसी तरीके से देखा जा रहा है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ग्राउंड हैं जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें फ़िलहाल बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। ये माना जा रहा है कि इन सब चीज़ों के चलते, इन समीकरणों के चलते जो गणित बदलेगी वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें इससे बढ़ेंगी। इसमें जो अभी पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में रहा कि जो कैलाश जोशी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उनके बेटे दीपक जोशी जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके और कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, तब ये जो बदलाव था वो काफ़ी चर्चा में था और इस बदलाव को बेहद अहम माना जा रहा था। दरअसल दीपक जोशी भी हालांकि अपना चुनाव हार गए थे। मनोज चौधरी, जो दीपक जोशी की सीट थी हाट पिपलिया, वहाँ पर मनोज चौधरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे। उन्होंने ही दीपक जोशी को बतौर भाजपा उम्मीदवार हराया था। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो मनोज चौधरी भी वहाँ से वो भाजपा में शामिल हो गए। ऐसे में ये माना जा रहा था कि मनोज चौधरी को वहाँ पर भाजपा जो है वरीयता
दे सकती है। दीपक जोशी के पार्टी छोड़ने के कारणों में से एक कारण इसको भी माना जा रहा था, पर दीपक जोशी के भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होने के बाद और कई ऐसे नेता हैं जिनके लिए कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभरी। वो नेता जो कई कारणों से, अलग अलग कारणों से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में फ़िलहाल जो सीन बन रहा है उसमें कई अलग अलग तरीके की नाराज़गी नेताओं के अंदर देखी जा रही है। इसको अगर हम अलग अलग वर्गों में बांट कर देखने का काम करें तो कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी नाराज़गी के बाद अब उनका सब्र टूट चुका है और वो पार्टी छोड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरीके से दीपक जोशी ने किया। इसके अलावा कुछ वो नेता हैं जो पार्टी से खासे असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं और उनकी जो नाराज़गी है वो उनके शब्दों में बयान भी हो रही है। खुल करके वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, संगठन के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके कामकाजों पर सवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा जो तीसरी कैटेगरी है उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज़ हैं, लेकिन उनकी ऐसी कई मजबूरियां हैं कि वो पार्टी छोड़ नहीं सकते हैं। ऐसे में वो बेहद सधे तरीके से अपनी बात कहते हैं ताकि वो पार्टी में बने भी रहें और अपनी नाराज़गी दर्शा भी सकें। इसके अलावा जो चौथी कैटेगरी है उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जो पार्टी से नाराज़ हैं, असंतुष्ट हैं, पर मजबूरियां ऐसी हैं कि वो कुछ बोल भी नहीं सकते और वो बोल भी नहीं रहे। लेकिन ये जो सारा वर्गीकरण है या ये जो नेता हैं, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जब टिकट बंटवारा होगा तो ऐसे में ये जो नाराज़गी है वो और ज़्यादा बढ़ेगी और तब चुनाव के परिणामों पर इसका असर देखने मिलेगा। तो ये जो समीकरण है वो इस तरीके से बदल रहे हैं। अब पार्टी में जो गुटबाजी है उसका असर हम ऐसे भी समझ सकते हैं। बीते 5 मई को प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के BD शर्मा, उनको बुला करके राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री महामंत्री हैं शिव प्रकाश और क्षेत्रीय संगठन मंत्री जो अजय जामवाल हैं, ये बंद कमरे में उनकी बातचीत हुई थी। इन्होंने बंद कमरे में नाराज नेताओं का फीडबैक लेने का काम किया था BD शर्मा से। इतना ही नहीं, केवल BD शर्मा से ही इन लोगों ने मुलाकात नहीं की थी, बंद कमरे में अकेले इनकी मुलाकात पूर्व प्रदेश अध्यक्षों से भी हुई, जिसमें उन्होंने पार्टी के वहाँ पर ज़मीनी जो हालात हैं उस पर चर्चा की और उसका फीडबैक लेने का काम किया था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं अब वो दर्शा रही हैं कि किस तरीके से जो है वो किस तरीके से मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में बगावत चल रही है, गुटबाजी चल रही है और इससे भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है उसकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। हालांकि भाजपा संगठन बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कई बार मीडिया के सामने इस चीज़ से इनकार कर चुका है कि इस तरीके की किसी भी पार्टी की गुटबाजी से पार्टी के ऊपर कोई असर पड़ेगा चुनाव परिणामों में, इसमें किसी भी तरीके के असर को लेकर के पार्टी संगठन जो है वो बार बार इससे इनकार करता है, पर ऐसा होता नहीं है। कर्नाटक में ये चीज़ देखने में मिल चुकी है। कर्नाटक में जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी, जिस तरीके से BS येदियुरप्पा को पीछे हटाया गया, बसवराज बोम्मई के ऊपर दांव खेला गया, पर उनको भी उस तरीके से उतने आत्मविश्वास के साथ भाजपा आगे नहीं ला पाई और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक के चुनाव में बड़े हार के रूप में उठाना पड़ा था। BS येदियुरप्पा के जो है वो पीछे हट जाने से, सक्रिय राजनीति से दूर हो जाने से जो वहाँ पर स्थितियाँ पैदा हुई, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो मुद्दे जिनको भाजपा उठा रही थी और उनके साथ BS येदियुरप्पा का खुला बयान, साफ तौर पर बयान आ जाना कि उसमें से कई मुद्दे ऐसे थे जिनसे वो इत्तेफाक नहीं रखते थे, उसके बावजूद भी भाजपा ने उन मुद्दों को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसमें से एक मुद्दा था हिजाब का। तो जबकि हिजाब मुद्दे पर BS येदियुरप्पा नहीं चाहते थे कि पार्टी उसको हवा दे, पर पार्टी ने वो काम किया। ऐसे में जब BS येदियुरप्पा की जो नाराज़गी थी या जो मतभेद देखे गए पार्टी के साथ, उसका सीधा असर पार्टी के ऊपर चुनाव में पड़ा और जब उसका परिणाम आया तो वो हम सब ने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस बड़ी जीत के साथ वहाँ पर सत्ता में स्थापित हुई। कुछ ऐसे ही हालात अब कांग्रेस में फ़िलहाल राजस्थान में बने हुए हैं कि किस तरीके वहाँ पर सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो बगावत है उसको कांग्रेस फ़िलहाल साध पाने में कामयाब नहीं दिखाई दे रही है। आज उनकी एक मीटिंग भी होनी है मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, तो और उसी तरीके के हालात मध्य प्रदेश की भाजपा में भी देखने में आ रहा है। जैसा कि पहले भी हम कई बार हमारे कार्यक्रमों में इस चीज़ पर चर्चा हो चुकी है, कई विश्लेषक इस चीज़ को मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बड़ा मनमुटाव है। 3 गुट वहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें एक शिवराज का गुट है, एक ज्योतिरादित्य सिंधिया का गुट है और उसके अलावा भी एक गुट है जो
भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं का है जो पार्टी से इस समय नाराज चल रहे हैं, जिसमें कहा जाता है कि शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा और नाराज भाजपा। तो ये जो सीन बना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से देखा जाए तो बहुत आसान चीज़ें नहीं रहने वाली हैं, आसान चुनाव नहीं रहने वाला है, खास करके शिवराज सिंह चौहान के लिए, क्योंकि लंबे समय से सत्ता में रहने के चलते एक एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी प्रभावी माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार चुनाव में ज़बरदस्त खेल करेगी। तो अब अगर ये चीज़ इतनी असरदायक होती है, एंटी इनकम्बेंसी का असर होता है, प्लस इस तरीके की जो बगावतें हैं जब वो पूरा असर मिलाया जाता है, तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हैं और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मध्य प्रदेश की सत्ता में से अभी बहुत दूर है और अब कोई चमत्कार ही होगा जो भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सत्ता में वापसी करा पाएगा, क्योंकि जो पूरी भाजपा है वो सारे चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अकेले लड़ती आ रही है और फिलहाल कुछ चुनाव में ऐसे देखने को अब मिल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भी भाजपा को चुनाव में जीत दिलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में ये बड़ा संकट होगा कि किस तरीके से वो इस गुटबाजी को ख़त्म करके पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए वहाँ पर सत्ता में वापसी करें। वहीं कांग्रेस के लिए ये आसान होगा कि कैसे वो भारतीय जनता पार्टी से जो बड़े नेता नाराज़ हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जिनके पास अपना वोट बैंक है, उनको वो अपने पार्टी के साथ जोड़ करके और चुनाव में जीत दर्ज करें और सत्ता में वापसी कर सकें। धन्यवाद।